नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान की ख़ास पेशकश बीच बहस में। आज के इस कार्यक्रम में मुझीब आप सभी का स्वागत करता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चिकित्सकीय प्रोफेशन और साथ ही साथ उसकी चुनौतियों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे ख़ास मेहमान हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह कुशवाहा का। आप फिज़िकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं, एक लंबा अनुभव है और आज के हमारे इस कार्यक्रम में जहां चिकित्सकीय पेशे की चुनौतियों के बारे में बताएंगे, वहीं समाज और स्वास्थ्य के बारे में भी आपसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जुलाई का पहला दिन समर्पित होता है चिकित्सकों को और चिकित्सकीय पेशे को, जहां हम अपनी तरफ से इस पेशे की चुनौतियों को समझने का प्रयास करते हैं और समाज के अंदर उनके योगदान को महसूस करते हैं, उस गौरव को महसूस करते हैं। इस पेशे की चुनौतियों के अगर हम आपसे जानना चाहें तो किस तरह से परिभाषित करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि जुलाई के प्रथम दिवस को हम डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर वीसी रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी रहे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और विधि का विधान माने कि उनका निधन उसके उपरांत 80 साल बाद 1 जुलाई 1962 को हुआ। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का भारतीय चिकित्सा संघ और भारतीय चिकित्सा परिषद को बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसकी वजह से आईएमए जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उसके द्वारा 1 जुलाई 1991 से प्रतिवर्ष हम डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चिकित्सकों के द्वारा डॉक्टर्स डे के दिन ब्लड डोनेशन कैंप्स, आई कैंप्स और विभिन्न तरह के कैंप्स लगा के सामाजिक कार्य को करते हुए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और रही बात चुनौतियों की, तो क्या होता है कि जब एक बच्चा 6th 7th क्लास 8th क्लास में चिकित्सक बनने का सपना लेता है, उसके बाद 10th क्लियर करता है और जब अच्छे नंबर से क्लियर करता है तभी उसको साइंस अच्छे स्कूल में मिल पाती है। उसके बाद वो 2 साल 11th 12th में मेहनत करता है। उसके बाद वो एक पीएमटी की तैयारी करता है, जो प्री मेडिकल टेस्ट है, आजकल नीट के नाम से प्रचलित है। उसकी तैयारी करता है, जिसमें वो 1 से 2 वर्ष का समय अपना बर्बाद करता है, या हम कह सकते हैं कि यूटिलाइज़ करता है कि किस तरह से किसी भी तरह से वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के उपरांत वो 6 साल के करीब एक एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, जिसके बाद फिर एक नीट की परीक्षा होती है जो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए देनी होती है। फिर वो उसके लिए 1 साल की तैयारी करता है। उसके उपरांत 3 साल का वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करता है। उसके उपरांत भी सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करने की तैयारी की जाती है, जिसमें उसको 3 वर्ष का समय और लगता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक डॉक्टर तैयार होने में 12 से 18 वर्ष की कठोर मेहनत लगती है। उसके और डॉक्टर कुशवाहा बल्कि यूँ कहें कि एक लौता ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो अभ्यास जीवन पर्यंत चलता है, वो भले ही रिटायरमेंट की एज हो जाए। उसके साथ ही एक ऐसी सेवा के बारे में भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके चुनौतियों के बारे में तो आप बता ही रहे हैं कि एक ऐसी सेवा है, चिकित्सकीय सेवा, जो जन्म से मरण तक सभी के साथ जुड़ी है। पल चाहे खुशी के हों या गम के हों, मौका अच्छा हो या बुरा हो, कहीं ना कहीं एक डॉक्टर अपना रोल उस हर अच्छे और बुरे वक्त के अंदर निभाता है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी यादें भी जुड़ी होती हैं जो लगता है कि हाँ, ज़िंदगी के उस मोड़ के ऊपर आपको याद आती हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे, जब आपका प्रोफेशन ऐसा है, उसके साथ चुनौतियाँ इतनी सारी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ इतनी प्रैक्टिस की डिमांड करनी पड़ती है। आजकल रोज़ तकनीक का विकास हो रहा है, उसके साथ ख़ुद को समावेशित करना पड़ता है। दुनिया भर की दूर दराज की टेक्निक को आप सीखते हैं, समझते हैं, उसको अपने प्रोफेशन में डालते हैं। कितना मुश्किल, कितना आसान होता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि चिकित्सक को रोज़ पढ़ना पड़ता है। रोज़ जैसे ही एक नया पेशेंट आता है, वो कुछ ना कुछ चिकित्सक को सिखा के जाता है और रोज़ नई नई तकनीक आ रही हैं, नई नई तकनीक सीखनी पड़ती है, उनको पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये एक पूरी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो डेली लाइफ में चिकित्सक को रोज़ अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाकी जैसे आजकल हम देख पा रहे हैं कि समाज में भी चिकित्सकों के विरुद्ध कुछ लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है और वो डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करने के लिए या फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं समाज को एक, मुझे लगता है कि एक्चुअली कोविड ने एक ऐसा एरा हमारे सामने दिया है डॉक्टर कुशवाहा, जहां चिकित्सकीय यानी डॉक्टर के प्रोफेशन को लेकर के सारी दुनिया ने नतमस्तक होकर उनको सलाम किया है।
एक ऐसा काल जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे आसपास कोरोना का अंदेशा, उसकी छाया मौजूद है। आपको क्या लगता है कि इस कोरोना काल के अंदर जो चैलेंजेस आपने देखे वो इससे पहले ना कभी आए थे, और उम्मीद तो यही है कि ना आए? कितना मुश्किल, कितना आसान रहा, और साथ ही साथ इस दौरान ख़ुद को कलेक्ट करना, अपने परिवार के बीच और अपने समाज के बीच ख़ुद को प्रतिस्थापित करना? डेफिनेटली कोरोना काल चिकित्सक और मैं तो ये अभी तो ये कहना चाहूँगा, चिकित्सक नहीं, उनके परिवार वालों के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल का समय था। मैं खुद उस समय जयपुर में स्वेस फार्म डिस्पेंसरी पे कार्यरत था, और रामगंज में सबसे पहले केस आया था, और जयपुर सीएमएचओ के द्वारा सबसे पहले जो टीम बनाई गई थी उसमें भी मेरा नाम था, मुझे रामगंज लगाया गया था। तो मुझे खुद याद है कि परिवार में एक चिंता हो गई थी, सभी को कोरोना से डर लग रहा था, और सभी को ये था कि भाई डॉक्टर साहब बाहर जाएंगे, वापस घर में आएंगे, परिवार में भी सबको कोरोना हो सकता है। अड़ोस पड़ोस वाले लोगों तक को भी ये लग रहा था कि डॉक्टर साहब बाहर जाते हैं, और एक समाज में अलग तरह का भय व्याप्त था। पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के द्वारा इक्विपमेंट्स भी तब तक नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी चिकित्सकों ने बहुत मेहनत करी। चिकित्सक नहीं, अभी तो मैं कहूँगा नर्सिंग स्टाफ या जितने भी चिकित्सा कर्मी थे, उन्होंने उस समय पे बहुत मेहनत करी। जो जिस तरह का अपना योगदान दे सकता था सबने दिया। सब ने घूम घूम कर, चाहे वो आशा वर्कर थी, चाहे वो सब सेंटर पे एएनएम थी, सब ने घर घर जाकर जितने भी मरीज़ थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनका इलाज किया। फिर बड़े सेंटर्स पे रेफ़र हुए, वहाँ पे उनका अलग अलग पद्धतियों से जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी उससे इलाज किया गया। लेकिन वास्तविकता में वो चिकित्सक समुदाय और पूरे समाज के लिए एक बहुत ही भयानक समय था, और हम भगवान से आशा रखते हैं कि इस तरह का समय हम दोबारा ना देखें। यकीनन हम बुरे दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोरोना आज भी हमारे बीच मौजूद है। अभी भी हमें जागरूक रहने की और साथ ही साथ अपनी तरफ से एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अभी हम देख रहे हैं घटत बढ़त के साथ फिर भी इक्का दुक्का मामले हमारे सामने आ रहे हैं। जागरूक हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। चूँकि आज मौका है तो क्यों ना एक बार फिर आप अपनी तरफ से अपनी विशेषज्ञता के अनुसार हमारे आप दर्शकों को बताएं कि क्या अभी भी हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो प्रोटोकॉल पहले थे उनको हम भूल नहीं सकते, और साथ ही वैक्सीन को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं दूरदर्शन के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी तीसरी डोज का भी चल रहा है, तो सबको तीसरी डोज लगवानी चाहिए। कोरोना अभी तक पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार ने बहुत सही समय पे हिंदुस्तान में वैक्सीन की शुरुआत की, जिसकी वजह से आज मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिसके कारण आज कोरोना समाज में है तो सही, लेकिन उसका हम भयानक रूप नहीं उतना नहीं देख पा रहे हैं जो हमें सेकेंड वेव में देखना पड़ा था। तो मैं समाज से आज संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी आप सभी लोग मास्क पहन के रहें। अभी कोरोना पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क पहनने से आप कोरोना ही नहीं अपितु एलर्जी और कई तरह की अदर स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। आपको एलर्जी भी कम होगी, प्रदूषण में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप मास्क पहन के रहिए, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द, आपके पास के चिकित्सालय में सभी जगह कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध है, वहाँ जाके अपनी वैक्सीन लगाएं। जो भी पात्र हैं, वो भले ही एडल्ट हों या फिर बुज़ुर्ग हों, या फिर जो सरकार ने अपनी तरफ से बच्चों को कैटेगरी में डाला है, वो ज़रूर अपनी तरफ से वैक्सीन लें। कोरोना की बात किया, लेकिन हम बात करते हैं कि ऐसा तबका जो इससे पहले भी और आने वाले वक्त के अंदर भी स्वास्थ्य के तरह हमारे समाज के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो है हमारी बदलती और बिगड़ती लाइफस्टाइल को लेकर के। लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे अंदर शामिल हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप खुद इन तमाम तरह की परेशानियों के साथ पेशेंट को डील करते हैं। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। लोग, जैसा कि मैं अगर मेरी विशेषज्ञता के आधार पर ही बताऊं, तो डेली ऐसे मरीज आते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी, पेशेंट आते हैं बोलते हैं साहब हम तो डेली सुबह शाम दूध पीते हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी कैसे हो गई? कैल्शियम की कमी का मेन कारण विटामिन D3 होता है, जिसका जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है। अब आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, उसमें लोग एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, सनलाइट में जाना ही नहीं चाहते, और जाते भी हैं तो सनस्क्रीन लोशन लगा के जाते हैं। अगर आप सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद सनलाइट में जाओगे भी तो भी आपको विटामिन D3 का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मेथड है वो यूवी विकिरण होती है उन पे डिपेंड होता है। आपने सनस्क्रीन लगा लिया तो यूवी लाइट आपके बॉडी तक पहुंचेगी ही नहीं, और शरीर तक नहीं पहुंचेगी तो विटामिन D3 आपकी शरीर में प्रचुर मात्रा में नहीं बन पाएगा।
तो डॉक्टर कुशवाहा, आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमारे दर्शक ये समझ नहीं पाते, जब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं तो वो किस तरह से हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। वो बीमारियाँ जो बैक्टीरिया से होती हैं या विषाणु यानी वायरस से होती हैं, लेकिन आज के इस दौर के अंदर ज़्यादातर अधिसंख्य लोग जिन तरह की बीमारियों से परेशान है वो लाइफस्टाइल है, जो ना बैक्टीरिया से हो रही है ना वायरस से हो रही है। वो एक ख़ास कैटेगरी में आती है जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। ये अलग अलग है। आपने एक एग्जांपल दिया कि D3 की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट अपनी इन्हीं तरह की जो सिर्फ हमारी अनियमित दिनचर्या की वजह से हमें बीमारियों की तरफ धकेल रही हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां और कितनी आसान है उनको अपनी तरफ से सिर्फ अपने रूटीन को हम सेट कर लें या संयमित कर लें। इसमें सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में मोटापा है, और जिसे हम ओबेसिटी भी कहते हैं। ओबेसिटी के कारण आपके बीपी, डायबिटीज़ और भी दूसरी तरह की कई बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सेकंड चीज़, आजकल गैस्ट्राइटिस भी आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ बदलने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम अपना रूटीन का खाना पीना एक लिमिटेड तरीके से और टाइम टू टाइम करें, और दिन में एक थोड़े बहुत समय के लिए व्यायाम करें, तो उससे हमारे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन भी होगा और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, जिससे हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जिन्होंने समाज को जकड़ लिया है उससे मुक्त हो सकेंगे। फिज़िकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन आपकी विशेषज्ञता है। अगर हम आपसे इसके बारे में जानना चाहें कि एक कंप्लीट स्वास्थ्य पैकेज जिसके साथ आपका खुद का भी एसोसिएशन है, उसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन में हम ज़्यादातर जो विशेष योग्यजन हैं हमारे यहाँ, जो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, उनको हम रोज़ देखते हैं। उनके जीवन को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं उस पर हम रूटीन बेसिस पे कार्य करते हैं। जैसे कि उनको क्रचेस प्रोवाइड करना, व्हील चेयर प्रोवाइड करना, आर्टिफिशियल लिम्ब्स चाहे वो हैंड हो चाहे फुट हो वो प्रोवाइड करना। तो इस तरह के कार्य हम करते हैं। लेकिन समाज में विशेष योग्यजनों के लिए अभी भी बहुत अधिक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इवन समाज ही नहीं, मैं तो उन परिवारों की भी बात करता हूँ जिनके घरों में विशेष योग्यजन हैं, वो भी उन्हें नेगलेक्ट करते हैं। जबकि विशेष योग्यजनों को सरकार के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, जिसमें रेल किराया, बस किराया और मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त शिक्षा। और मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, विशेष योग्यजनों को बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 50% अप टू 50,000 का जो ऋण होता है वो बिल्कुल फ्री में सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिस पे किसी भी तरह का ऋण सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। उसके अलावा सरकार के द्वारा सभी विभागों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इनका 5% रिजर्वेशन होता है। तो जितने भी विकलांग जो विशेष योग्यजन हैं वो लोग अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा सकते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करके समाज में अपना सहयोग दे सकते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, हम जिन पलों में बात कर रहे हैं, हमारे राज्य के लिए विशेष योग्यजन कैटेगरी के अंदर ही MSME सेक्टर के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ ऐसे ही विशेष योग्यजन प्रतिभाओं ने हासिल किया है, जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई है। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री ऐसे प्रतिभाओं को अपनी तरफ से प्रोत्साहित करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, तो वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा होते हैं। तो एक परिवार के अंदर जब हम देखते हैं कि ईश्वर ने कहीं से एक विशेष योग्यजन को शामिल कर दिया है, लेकिन जब कुदरत अपने हाथ से कुछ छीनती है तो हज़ारों हाथों से वापस लौटाती भी। हम देखते हैं कि वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण हमारे सामने होते भी हैं। ज़रूरत है सिर्फ उन तक सुविधाएं पहुंचाने की। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं और बहुत सारे ऐड हैं जहां पर उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनके लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप खुद इन तरह से डायरेक्टली डील करते हैं तो कहाँ कमी रहती है, कहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर उन तक जागरूकता पहुँचाना बहुत ज़रूरी है? समाज में अभी भी विशेष योग्यजन वास्तव में एक नेग्लेक्टेड की तरह ही कार्य कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए या तो एक काम ये किया जा सकता है कि सरकार, जो हमारे यहाँ पढ़ाई होती है उसके कोर्स में इस तरह का एक सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट में एक लेसन इस तरह का डाल दिया जाए, जिससे सभी लोगों को इस तरह विशेष योग्यजनों के बारे में क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। अन्यथा जितने भी विशेष योग्यजन हैं उनके लिए अलग से कैंप लगाकर सरकार उन्हें अलग अलग सुविधाओं के बारे में बताकर मोटिवेट कर सकती है। किस तरह के विशेष योग्यजन को किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, वो स्पेशलिस्ट
के द्वारा उन्हें समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। जैसे हम डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में करते भी हैं, जितने भी विशेषज्ञजन आते हैं, अगर कोई बीएड है तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि वो टीचर की जॉब के लिए आगे पढ़ाई करे, और उसके बाद वो जब सरकारी जॉब लग जाता है तो उसके आगे भविष्य के लिए क्या क्या उसको बेनिफिट मिल सकते हैं, कौन कौन से नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिससे कि उसकी लाइफस्टाइल बेहतर उसके बारे में उनको बताते हैं। इसी तरह अगर कोई भी अगर अनपढ़ है तो वो बिजनेस कर सकता है, घर में कोई छोटी मोटी दुकान लगा सकता है, तो उसके लिए सरकार किस तरह के ऋण देती है तो उसके बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए विशेष रूप से कैंप लगाकर भी सरकार आगे भविष्य में विशेषज्ञजनों को समाज में आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कैंप लगाए जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक दो रुख होते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि एक तरफ तो शैक्षिक गतिविधि के अंदर सरकार प्रोत्साहन देती है और साथ ही साथ आर्थिक, यानी कहीं ना कहीं नौकरियों की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि विशेष योग्यजन के लिए प्रमाण पत्र कितना महत्वपूर्ण होता है। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे इसकी क्या व्यवस्था है, इसके बारे में वो कहाँ कहाँ पे नॉक कर सकते हैं। विशेष योग्यजन के लिए प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें 40% डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया सरकार के द्वारा रखा गया है। अगर 40% डिसेबिलिटी होती है या उससे अधिक होती है तो उसे विशेष योग्यजन के रूप में माना जाता है, और उसके सभी सुविधाएं जो विशेष योग्यजनों को मिलती है वो उन्हें दी जाती है। इसके लिए आप ई मित्र के द्वारा आपके जो भी आसपास ई मित्र है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कुछ दिनों पश्चात आपको एक डेट मिल जाएगी, और आपके जो नज़दीकी जो अस्पताल होता है उसमें आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। अगर नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर्स को लगता है कि वहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं है, जो आपकी जांच होनी चाहिए वो नहीं है, तो वो आपको हायर सेंटर पे रेफ़र कर देते हैं। तो आपके नज़दीकी जो भी जिला चिकित्सालय या फिर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। वहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ SMS सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है और वहाँ पे आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। ये बहुत ही सुविधाजनक रूप से होता है और एक बहुत ही सुविधाजनक प्रोसेस है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर कुशवाहा ने आपको पूरी तरह से बता दिया है कि वो लोग जो अपने आप कहीं नहीं पहुंच सकते तो ई मित्र के माध्यम से, यानी डिजिटल सेवा के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम शैक्षिक व्यवस्था के अंदर एक ख़ास रिजर्वेशन यानी आरक्षित कोटा होता है जो हायर स्टडी के अंदर भी उनको सशक्त बनाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से न सिर्फ राजकीय सेवा में यानी सरकारी सेवाओं के अंदर बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक खास व्यवस्था की गई है इस तरह के विशेष योग्यजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। शैक्षणिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त शैक्षणिक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जब आप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आप पूरा कर लेते हैं तो उसके पश्चात सरकारी नौकरियों में भी आपको 5% रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी 4% का आपका रिजर्वेशन होता है। आप उसको प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपना सुखद भविष्य और अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, बारिश का सीज़न चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां हमारे आसपास जुड़ी हुई हैं, और एक दूसरी चीज़ जो आप सीधे अपनी तरफ से लोगों के साथ तकलीफ़ों के रूप में देखते हैं वो है आजकल हड्डियों को लेकर के हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जोड़ों का दर्द हो गया, और जो बारिश के साथ जुड़ा हुआ होता है, हम गठिया के आर्थराइटिस के मरीज़ को देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुश्किल दौर उनका इस बारिश के साथ ही शुरू हो जाता है। तो क्या सावधानियों के लिए बारे में बोलेंगे आप? इसके लिए मैं एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ पे आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट की जगह अगर इसका प्रिवेंशन हमारे देश में किया जाए तो वो एक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं हमें। जैसा कि मैंने कहा कि विटामिन D3 की कमी की वजह से होता है, तो आपको सनलाइट लेनी चाहिए जिससे आपके शरीर में विटामिन D3 कमी नहीं होगी। अगर विटामिन D3 कमी नहीं होगी तो 90% केसेस में आगे हड्डियां मजबूत रहेगी और इस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस ही हमें देखने को बहुत कम मिलेंगे। एक बार आर्थराइटिस होने के बाद या ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद उसको रोका तो जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म करना अभी तक हमारे विज्ञान में संभव नहीं हो पाया है। हम उसे खाली उसको नेक्स्ट स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, उसके लिए मेडिकेशन दे सकते हैं और आपके लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, उस रोग को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए अगर इसके प्रिवेंशन में, इसकी रोकथाम में अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत ही फ़ायदेमंद रह सकता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ होती है। हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको 6 महीने से लेकर 2 साल तक दूध पिलाती हैं। अब वो जो दूध वो पिलाती हैं वो उनके शरीर में से ही निकलता है, वो कहीं अलग से नहीं आता, तो उसकी वजह से भी उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जितनी भी
इस तरह की महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो उनको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक कैल्शियम का सेवन रोज़ करना चाहिए एवं डेली धूप में बैठना चाहिए, ताकि वो विटामिन D3 भी ले सकें, जो कैल्शियम वो ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी हो सके। इससे भविष्य में उनको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों से लड़ने में और उनसे बचने में बहुत ही फ़ायदा होगा। डॉक्टर कुशवाहा, एक समस्या जो आज के हमारे इस मौजूदा दौर के अंदर छोटे से लेके बड़े तक सभी को परेशान करती है, वो हम देखते हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द। ये आजकल हम ट्रेंड लगातार बढ़ता देख रहे हैं। लापरवाही एक बहुत बड़ा रीज़न है, अनियमित दिनचर्या, घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरह की परेशानियों को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, या वो कौन सी बातों का हम रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर ख्याल रखें ताकि ये तकलीफ़ें बढ़े नहीं? स्लिप, जैसे आपने बताया, स्लिप डिस्क है या फिर गर्दन का दर्द है, ये आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो गया है। गर्दन के दर्द के लिए तो मैं पूर्ण रूप से जो मरीज़ देख रहा हूँ उसमें मैं सबसे पूछता हूँ कि मोबाइल का यूज़ कितना करते हो, और जो लोग मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं उनमें गर्दन का दर्द ज़्यादा हो रहा है। वो रात को गलत तरह की पोजीशन में लेटकर मोबाइल देखते हैं, कंटिन्यूस उसी पोजीशन में रहते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादातर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जैसे कि जो इंजीनियर्स हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, जो या फिर MNCs में काम करते हैं, वो कंटिन्यूएशन में एक ही जगह बैठकर लैपटॉप पे काम करते हैं। उसकी वजह से गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो आजकल लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी स्लिप डिस्क और इस तरह की घटनाएं आजकल एक ये नया प्रचलन बन गया है कि मैं बहुत अच्छी बॉडी बना लूँ, उसके लिए गलत तरह के प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर रहे हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से भी आजकल हम यंग जनरेशन्स में स्लिप डिस्क और सर्वाइकल इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इसमें हम बचाव कर सकते हैं। अगर हम लैपटॉप या इस तरह का हमारा काम है, कंटिन्यू बैठने का है, तो हमें थोड़ा टाइम में ब्रेक लेके इस तरह का काम करना चाहिए, कंटिन्यूएशन में नहीं करना चाहिए। बिना मतलब हमें मोबाइल में या इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। एक और चीज़, तकनीक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसी तकनीक की वजह से कहीं ना कहीं हम खुद तकलीफ़ में आ रहे हैं। तो संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे अगले 2 मिनट के अंदर कि तकनीक के ज़रिए बहुत सारे ऐसे मिसगाइड वाले मैसेज भी हम तक पहुंच जाते हैं जहां पे हमें जिन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एक विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या कहेंगे कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, हम बगैर सोचे समझे उनको फॉलो करने लग जाते हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइज के पैटर्न भी होते हैं या वो चीज़ें होती हैं जिसको कोई विशेषज्ञ द्वारा ही कंसल्ट किया जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह के केसेस हमें रोज़ देखने को मिलते हैं कि साहब वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज देखी थी और ये हमने करी, इससे हमारा दर्द ज़्यादा बढ़ गया। एक्चुअल में जो वीडियो में या यूट्यूब पे क्या होता है कि कोई भी आदमी बिना एक्सपर्टीज़ के अपना कोई भी वीडियो डाल देता है और वो वायरल हो जाता है, या व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया जाता है, या फेसबुक पे वायरल कर दिया जाता है। लोग देखते हैं, फिर उसमें इस तरह की चीज़ें बताई जाती है कि ये करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ। तो इंसान सोचता है कि मैं करूँगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा, और ये एक हर आदमी की फितरत ही होती है। लेकिन क्या होता है कि हमें हर आदमी को अलग तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, हर आदमी का पैटर्न अलग होता है, हर आदमी को अलग तरह की बीमारी होती है, हर कोई उसको डायग्नोज भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी बीमारी लगती है तो हमें पास के सरकारी अस्पताल में जाके उसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए। उसके बाद विशेषज्ञ से राय लेकर ही उसमें कौन कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए उनका जानकारी लेनी चाहिए, उसी के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप गलत तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो पेन बहुत ज़्यादा आपके इंक्रीज हो जाता है। हर व्यक्ति अलग होता है और व्यक्ति की बनावट भी अलग होती है, इसलिए हमें हमेशा विशेषज्ञ पर भरोसा करना चाहिए। वक्त हो गया कि हम आपसे जाने वो कौन सा मूल मंत्र है जो आज के इस दौर के अंदर हर किसी को अपनाना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। ये तो मैं अपनी बातों में पहले ही बता चुका हूँ। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको बेहद ही यह कहूँगा संजीदापूर्ण तरीके से उसको बहुत ही रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जैसे खाना खाने का टाइम है, कभी हम 2 बजे खाना खा रहे हैं या 4 बजे खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा रेगुलर टाइम होना चाहिए, हमें पर्याप्त सोना चाहिए। आज की यंग जनरेशन में देखने को आ रहा है कि कोई 2 बजे सो रहा है, 6 बजे उठ रहा है। तो एक पर्याप्त नींद भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना पीना और दिन में कुछ समय के लिए व्यायाम करके हम अपनी ज़िंदगी को यही एक मूल मंत्र है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा आहार और साथ ही साथ
नियमित और संयमित व्यवहार और अच्छे विचार यकीनन आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। वक्त हो गया है डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह कुशवाहा साहब, हम आपको दे बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अगली मुलाकात के वायदे के साथ ही आज के इस कार्यक्रम बीच बहस को समाप्त करने की आप मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।